Okay, fine. So again a warm welcome to all of you and very good evening. तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो आज का सेशन है ये एक तरीके का स्ट्रेटजी सेशन है और ये सेशन किस चीज से डेडिकेटेड है, किस लिए डेडिकेटेड है, तो ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और यूपीएससी के लिए है। ये सेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपका टारगेट है केएस को क्लियर करना या आपका टारगेट है सिविल सर्विसेज क्लियर करना, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आपका ये टारगेट है तो हम लोग इसी से रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। और आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा स्पेशली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज ऑन इकोनॉमिक्स। इसके पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेरी होगा, बहुत सारा डाउट होगा कि सर पढ़ते कैसे हैं, सर तैयारी कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना होता है, क्या हमारा 4-5 मंथ्स में कवर हो जाएगा प्रीलिम्स, अगर हमारा अभी नोटिफिकेशन आता है तो क्या हम उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमें कैसे तैयारी करना है। सर हमने आज के पहले कभी भी इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, हमने कभी भी किताब नहीं पलटा है। थोड़ी देर के लिए आरिफ क्या लिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या है ये, बात सुन लीजिए ना, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, ठीक है आराम से सुनिए। तो आप लोग के मन में बहुत सारा क्वेरी होगा। सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप क्लास लेने आए हैं और अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे केएस क्लियर करना है या सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर राइटिंग ऑन द स्क्रीन। आप करो सेटिंग में जाओ, एनोटेट आ रहा है ना, एनोटेट ऑप्शन, उसमें जाओ, ये करो डिसेबल और सबको सर एक बार म्यूट करो, सेटिंग में जाके सबको म्यूट रखो, फिर लास्ट में उनको अनम्यूट करना। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा आपके मन में क्वेरी होगा कि हमें किस तरीके से कवर करना है, तो इस क्वेरी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा आपके दिमाग में अभी चीज आ रहा होगा कि सर हमने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स हम जानते नहीं है, हम कैसे चीजों को कवर करेंगे, हम क्या पढ़ के आए, क्लास से पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है। हर वैरायटी के कुछ लोग होंगे जो इकोनॉमिक्स में पीजी भी किए होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे पास दोनों तरीके के स्टूडेंट आएंगे। तो सबसे पहला चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। अगर आपने बिलीव कर लिया कि दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। बिलीफ के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका बिलीफ है कि आपको उस एग्जाम के बारे में सोचना होगा कि वो टफ एग्जाम नहीं होता है, इट्स जस्ट एन अनदर एग्जामिनेशन। आपको बस उसमें क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चंस का आंसर करना है। बिलीफ के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर, स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर, कि हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। इट्स दैट जब हम प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटजी बना लेंगे तो फिर मेरा स्टेप क्या शुरू होता है, प्रिपरेशन स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं होता है कि आज आपने सोचा कि चलो हम सिविल्स का प्रिपरेशन करने शुरू करते हैं और आज आपने पढ़ लिया, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, उसके बाद आप सोचा अरे यार नहीं मेरे बस की चीज नहीं है, उसको छोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग बिलीफ सिस्टम, उसको स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर,
फिर प्रिपरेशन स्टेज आपका शुरू होगा। जब आपका प्रिपरेशन स्टेज कंटिन्यू हो जाएगा, जब चलता रहेगा, इसी प्रिपरेशन स्टेज में हम इस चीज को अकम्पनी करते हैं किसके साथ? रिवीजन और टेस्ट सीरीज के साथ। रिवीजन प्लस सर टेस्ट सीरीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर हाँ आ रही है, सर आ रही, आप रिजॉइन कर। सर हमें आ रही है। देखिए मेरे एंड पे आपको क्लियर, आवाज कंटिन्यू का, प्लीज। हाँ मेरे एंड पे आपको ये साउंड सिस्टम इन सब का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं फाइवर पे क्लास लेता हूँ। तो इस तरीके का अगर जिन्हें लग रहा है ना कि आवाज की प्रॉब्लम है, वॉइस इशू है, तो आप रीजॉइन कर लीजिए सेशन को, ठीक है। ये इसके बाद आपका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स होता है दैट इज योर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने अपने आप को एनालिसिस किया है कि नहीं किया है। इस रिवीजन के बाद, रिवीजन और टेस्ट सीरीज के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज माइंड मैप। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं कि हमें पढ़ना कैसे होता है और हम कवर कैसे करते हैं चीजों को। थोड़ा सा चीज के बारे में सोच के देखिए। क्या है कि यहाँ पे जो भी आपकी क्लास चलेगी, अगर सिविल सर्विसेज का आप सिलेबस देखेंगे तो अगर मोटा मोटी भी बहुत, अगर हम लोग उसको कॉन्साइज भी करें, तब भी आपको 6 डायमेंशंस तो कवर करना ही करना है, ठीक है। ऐसे तो 8-9 डायमेंशंस कवर करना होता है, बट मान के चलें 6 to 7 डायमेंशंस हमें कवर करना है। अब जो एक डायमेंशन है जैसे इकोनॉमिक्स, यस मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा ग्रुप पे, ओके। जैसे इकोनॉमिक्स मान के चले तो देखिए, इकोनॉमिक्स का जो टोटल जितना आप सिलेबस देखेंगे, अभी मैं आपको सिलेबस वगैरह सबसे रूबरू कराऊंगा कि कैसा सिलेबस आता है, क्या पढ़ना होता है, इंटायर थिंग मैं यहाँ पे अभी आपको कवर करूंगा। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में टोटल कितना क्लास चलेगा? तो कितना भी मिनिमम से मिनिमम 70 क्लास तो चलेगा ही। 70 आवर्स का क्लास हो सकता है, 70 प्लस चले, 80 आवर्स का क्लास चले, 90 आवर्स का क्लास चले, इट माइट बी पॉसिबल, बट मिनिमम 70 आवर्स का आपका क्लास तो चलेगा ही चलेगा। अब देखिए 70 घंटे के क्लास में डेली का अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो कितना का नोट्स बनाएंगे? अगर रैंडमली एक एवरेज लिया जाए तो 5 to 6 पेज का डेली का आप नोट्स बनाएंगे। 5 to 6 पेज तो डेली का कवर होगा। हो सकता है कि जब क्लास फुल स्विंग में चलेगा, जब आपको चीजें समझ आने लगेगी, तो एक दिन में 10-10, 12-12 पेज भी आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम एवरेज भी मान के चले तो ये 70 into 5 कितना पेज हो गया, या लगभग 70 into 6, इसका एवरेज 400 पेज लेके चले। अगर इसी तरीके से 7 सब्जेक्ट का आप ले ले तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग 2800 से 3000 पेज के आसपास अप्रॉक्स आपका नोट्स ही तैयार होगा, ठीक है। थोड़ा सोचिएगा चीजों को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या होता है कि फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो 100 स्टूडेंट्स को ही हूँ, बट 5-10 का सिलेक्शन होता है, 90 का सिलेक्शन नहीं होता है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, उसी डिफरेंस को मैं आपको पहले आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब 3000 पेज, आप सोचिए कि एग्जाम से पहले आप 10 पेज रिवीजन करने में थक जाते हैं। 3000 पेज कैसे रिवीजन करिएगा? अब रिवीजन के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है? प्रीलिम से पहले कितना दिन आप रिवाइज कर लीजिएगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है। तो या तो अगर आपका प्रीलिम, सपोज करिए कि 1 मई को अगर आपका प्रीलिम्स होता है, तो 1 अप्रैल को जो आप पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या 1 महीने तक आपका माइंड उस चीज को रिटेन कर सकता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप, तो ये तब की बात है 3000 पेज, जब आप डेली डेली एक एक नोट्स, एक एक चीज सब कुछ अच्छे से पढ़े होंगे, तब आपको लास्ट में 3000 पेज रिवाइज करके जाना होगा पेपर में अपियर होने के लिए। क्या प्रैक्टिकली आपको लगता है कि आप 3000 पेज रिवाइज कर सकते हैं? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। जो यहाँ पे टॉप करते हैं ना, उनके पास भी 24 आवर्स का टाइम होता है, और जो यहाँ पे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास भी 24 आवर्स का टाइम होता है। टाइम सबके पास इक्विवेलेंट होता है, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है, तो उनके लिए तो बहुत कम टाइम हो गया। और कुछ ऐसे सोचेंगे सर मेरे पास तो वर्क वाला ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, मेरे पास पूरा का पूरा टाइम है 24 आवर्स का, आप जितना बोलेंगे उतना दे देंगे। देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। क्योंकि जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना एफिशिएंसी कितना भी इंक्रीज करने का कोशिश करें, कितना भी इंक्रीज कर ले, एक दिन में वो 8 to 9 आवर्स से ज्यादा का एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, 8 से 9 घंटा का। और जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनके पास टाइम की कमी होती है। आई डू नो कि उनके पास बहुत टाइम की कमी होती है,
वो मुश्किल से अगर 5 to 6 आवर्स का भी टाइम निकाल पाए तो ये भी बहुत मुश्किल से वो निकाल पाते हैं। लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनका आउटलुक डेवलप होता है। आउटलुक डेवलप होने का क्या मतलब है? सपोज करिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई छोटा सा टॉपिक जीडीपी, जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, जो कभी कहीं जॉब पे नहीं गए, कुछ नहीं गए, उनके लिए टाइम ज़्यादा है, तो उनको इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जीडीपी क्या होता है। ऐसे तो मैं आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बट जो कैच करने का जो पावर होगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या टाइम की कमी है, उनका आउटलुक डेवलप है। जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स है उनका आउटलुक का कमी है, तो उनके पास टाइम ज़्यादा है। तो दोनों एक ही स्टेज पे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि सर मेरे पास 4 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, हम कैसे कवर करें, मेरे पास 5 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, हम कैसे कवर करें। यहाँ पे दिल्ली में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लियर किए हैं जो वर्किंग एसबीआई ऐसे ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जहां पे आप सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को आते हैं 8 बजे, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, स्टिल वो लोग इस पेपर को क्लियर करके बताए हैं कि वो लोग इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा चीज होता है आउटलुक का टाइम, दोनों मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आप का बैकग्राउंड हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। आप कितना इकोनॉमिक्स जानते हैं और कितना इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, आई डोंट केयर। मेरे साथ पढ़ने का सिर्फ एक रूल है, योर डेडिकेशन। योर डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेटेड हैं इस एग्जाम के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रियली में डेडिकेटेड हैं, अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, आपका डेडिकेशन लेवल अगर दिन प्रतिदिन इंप्रूव हो रहा है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। डाउट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो ऐसे तो मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे डाउट पूछते हैं, जो मुझे पहले से जानते होंगे उनको पता होगा मेरे बारे में कि मेरे पढ़ाने के बाद क्लास में कोई डाउट रह नहीं जाता है। स्टिल अगर आपके मन में, क्योंकि मैं डाउट खुद ही अराइज करता हूँ, मैं क्वेश्चन खुद ही पूछता हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से, अभी मैं माइंड मैप पे आऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाउट वगैरह सब कुछ कवर करते हैं, क्लियर करते हैं। रुकिए, देखिए, जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स देना है, मैं वहां पे हैंड रिटन नोट्स दूंगा। प्रिंटेड नोट्स तो मैं ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये जितने भी नोट्स आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद से के हैंड राइटिंग में बनाया हुआ गया नोट्स है। अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना, हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ही होता है कि उस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप सोचेंगे ना कि उस काम को करना क्यों जरूरी है, सोचेंगे ना, कोई तो मोटिव होना चाहिए ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा यहीं से शुरू होता है, व्हाई देयर इज अ नीड। अब अगर आपने कुछ बता दिया, जैसे मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया मॉनेटरी पॉलिसी का, मैं मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल क्यों लेता हूं बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो इस चीज से डे टू डे लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक ये लेके आया हूँ, जो आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे हम लोग चीजों को कैसे कवर करेंगे। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि कल हमें मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने की जरूरत क्यों है, वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी। या कोई भी पॉलिसी जो आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ना बहुत सारा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे देश में इतना सारा पॉलिसी बनता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा, क्वेश्चन का आंसर लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आंसर किए तो पता चला कि प्लानिंग प्रोसेस बहुत एसेंशियल है, क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए ना। आप अगर घर अपना चलाते हैं तो घर को चलाने के लिए भी आप प्लान करते हैं ना। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप अपना फैमिली रन कर रहे हैं, तो हर चीज का एक प्लानिंग होता है ना। आप कहीं टूर पे भी जाते हैं तो प्लान करते हैं ना कि हमें कितना कपड़े लेके जाना चाहिए, कहाँ पे ठंड पड़ रही है तो हमें ठंड कपड़े रखना चाहिए, कहाँ पे गर्मी है तो हमें गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े रखने चाहिए, हर चीज प्लानिंग करते हैं ना। तो जब एक छोटे चीज में जाने के लिए, टूर पे जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो सोचिए तो इतना बड़ा कंट्री है, इस कंट्री को गवर्न करने के लिए प्लानिंग तो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है प्लानिंग। तो प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना, उसकी लिमिटेशन है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है। वरना आप टूर पे जा रहे होते तो आप पैसा का प्लानिंग करते हैं कि टूर पे जा रहे हैं तो हम इतने का होटल बुक करेंगे, इतने का हम फूड अवेल करेंगे, इतने का हम गाड़ी बुक करेंगे। अगर पैसे की दिक्कत नहीं होती तो इतने का होटल क्यों बुक करेंगे, सबको एकदम रह रहे होते 7 स्टार होटल में। बट ऐसा है नहीं ना,
रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इसी तरीके से रिसोर्सेस लिमिटेड है और रिसोर्सेस का कॉम्पीटिंग यूज है, और ह्यूमन नीड्स का जो डिजायर है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसी कारण से इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करने का जरूरत होता है। अब इस सिस्टम में कहाँ से बहुत सारा सिस्टम होता है, इसी के अंदर पॉलिसी बनता है, इसमें फिस्कल पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा डाउट वाला क्वेश्चन भी ना आपको क्लास नोट्स में देखने को मिलेगा। व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी डू, मॉनेटरी पॉलिसी करता है क्या है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, कैसे ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, कैसे ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब देखिए जितना भी आप टूल्स वगैरह पढ़ेंगे ना मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, वो सारा टूल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। आप कैसे बैंक में जाते हैं तो लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है। अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी है, अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया है तो वो पैसा आपका एसेट है। तो इसी तरीके से जब आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक के रिस्पेक्ट में बैंक ने आपसे पैसा लिया है ना, तो बैंक के लिए वो पैसा लायबिलिटी है। और बैंक जब आपको लोन में पैसा देता है तो बैंक अपना पैसा आपको लोन में दे रहा है, तो वो एसेट है। इसी तरीके से क्या होता है कासा, कैसे डिमांड लायबिलिटी फॉर्म होता है, टाइम लायबिलिटी फॉर्म होता है, एक दिन में कितना डिपॉजिट आता है बैंक में, किस तरीके से पब्लिक बैंक के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर दोबारा बैंक कैसे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सब कुछ आपको इसी फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। और जब मेंस का क्वेश्चन आएगा, जैसे मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ सीआरआर और एसएलआर असिस्ट इन फाइटिंग इन्फ्लेशन, तो अगर आपने एग्जामिनर को इस तरीके का एक डायग्राम बना के उसके बाद उस पर आपने उसको एक चीज समझाया कि देखिए कोई एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने यहाँ पे अनियन का एग्जाम्पल लिया, अनियन का एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ पे समझाया कि किस तरीके से डिमांड एक्सीड सप्लाई होता है, प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अभी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कौन सा टॉपिक आ गया, और कैसे हमें इन्फ्लेशन से फाइट करना है, कैसे हमें डिफ्लेशन से फाइट करना है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लास में ही कवर कराया जाएगा। कभी कभी पास्ट से भी हम चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे 2020 और 1990, लगभग 30 साल। तो आज से 30 साल पहले देखेंगे कि हमारा सीआरआर क्या था, हमारा एसएलआर क्या था, और आज क्या है। तो ये इतना चेंज क्यों हुआ है, कंट्री हमारा डेवलप हुआ है, तो डेवलपमेंट के पाथ पे जब हमारा कंट्री निकला तो ये सब इतना डिक्रीज क्यों होता चला गया, क्यों। जब हमारा कंट्री, जब देश आजाद हुआ था उस समय सीआरआर और एसएलआर को इतना हाई रखा गया था। 1990s के समय में जो एलपीजी जो आया था उसके बाद हमारा सीआरआर एसएलआर घटने लगा था। क्या सीआरआर एसएलआर ज्यादा होना कंट्री के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा। और देखिए क्वेश्चन को इसी तरीके से एक का आंसर करिएगा दूसरे पे पहुंचिएगा, दूसरे का आंसर करिएगा तीसरे पे पहुंचिएगा, इस तरीके से आप चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको यहाँ पे वो नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलता है। प्रिंटेड नोट्स के साथ जहां जहां मुझे लगेगा कि आंसर राइटिंग के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे दिल्ली में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, मैं वो सारा नोट्स आप लोगों को भी वहां पे प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो नोट्स रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। प्रिंटेड नोट्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आप लोगों को स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैंने बताया कि आपको तैयारी करना कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीफ, बिलीफ के बाद स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है। उसके बाद आपका जो लंबा फेज चलता है वो प्रिपरेशन स्टेज का फेज चलता है। उस फेज को कवर करने के बाद आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज में जाते हैं, और इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है वो माइंड मैप। अब माइंड मैप समझाने से पहले मैंने आपको लॉजिक बताया कि अब आपको एग्जाम से पहले 3000 पेज दे दिया गया। 3000 पेज समझ में आता है कितना ज्यादा होता है। 3000 पेज को कौन रिवाइज करेगा, कैसे रिवाइज करेंगे। तो अब सर आप बोल रहे हैं रिवीजन इंपॉर्टेंट है, हर कोई यही बोलता है कि रिवाइज करिए, एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। हमें तो एक बार रिवाइज करने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा, वो भी तब जब हम अपने फुल एफिशिएंसी में चीजों को रिवाइज करेंगे। तो सर बच्चे फिर पेपर क्लियर कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस आता है, ऐसा कौन सा वो जड़ी बूटी पी के आते हैं कि वो उन सब चीज को 10 दिन में रिवाइज कर लेते हैं। तो वो इस माइंड मैप का जड़ी बूटी पी के आते हैं। ये माइंड मैप क्या है, अब सपोज करिए मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया आज, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप क्या करेंगे, अभी तो आपके पास टाइम है, आप मेरे लेक्चर को क्लास के बाद क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा हूँगा
तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे नेग्लिजेंस शो करते हैं टुवर्ड्स राइटिंग देयर नोट्स, क्योंकि जब आपका क्लास चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसी मोड में मैं पढ़ाता हूँ। मैं जब यहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ाने जाता हूँ तो मैं बस इस चीज को बोर्ड पे लिखता हूँ, और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, डिफरेंस तो कुछ है नहीं। बट वहां पे ऑफलाइन में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, नोट्स लिख रहे होते हैं, और आप लोग क्या करेंगे, नोट्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? आपको फील करना है कि आप क्लासरूम में ही उस क्लास को ले रहे हैं। तो जितने देर मैं क्लास दे रहा हूँ उतनी देर आपको नोट्स लिखना है। अब जहां जहां मैं नोट्स डिक्टेट कर रहा हूँ उस नोट्स को भी लिखना है। ये नहीं कि सर तो पीडीएफ देंगे, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ से कोई पढ़ नहीं पाता और पीडीएफ वैसे ही का वैसे ही रखा रह जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब क्लास चलेगा तो आपको क्या करना है, क्लास में नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्लास के बाद आप उस चीज को रिवाइज करेंगे। और एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं जो काफी साइंटिफिक है, अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ने के बाद इसको आप अगर 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, 2 घंटे के बाद फिर अगले 24 घंटे के बाद इसको रिवाइज कर लेते हैं, 24 घंटे के बाद अगले 7 डेज के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं, और इसके बाद अगर 1 मंथ के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में लगभग 1 ईयर तक तो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, आप सोचेंगे सर इतना बार रिवीजन कैसे? तो देखिए, मैंने क्लास आपको दिया, क्लास जैसे ही ओवर हुआ, क्लास ओवर होने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, फटाफट 1 घंटे का क्लास चला, अभी 1 घंटे की क्लास चलेगी क्योंकि मेरा अभी बैच इधर बहुत फुल है, तो मैं मार्च के बाद फिर आप लोगों का 1.5 घंटे का सेशन कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 1 घंटे का आपका सेशन चलेगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब 1 घंटे का क्लास चला, तो 1 घंटे के क्लास चलने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर आपने उसको रिवाइज कर लिया, वंडरफुल। इसके बाद कल मेरे क्लास आने से पहले एक बार और आप उसको रिवाइज करेंगे, कर लिए। उसके बाद हर हफ्ते में संडे एक ऐसा दिन होता है जो रिवीजन डे होता है, तो संडे को रिवाइज कर लिया, और अगले 4 संडे के बाद आप एक बार उसको रिवाइज कर लिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। जो आपने यहाँ पढ़ा था वो चीज आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब बात आती है कि सर माइंड मैप कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वही रिवीजन के लिए कैसे। अब आपको मैंने पढ़ा दिया, मेरे क्लास को पढ़ने के बाद आपने खुद से पढ़ा, खुद से पढ़ने के बाद आपको 1-1.5 घंटा लगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ब्लैंक सीट लेना है, कुछ नहीं करना, एक ब्लैंक सीट लेना है। जो जो चीज क्लास का याद है उन सबको उस ब्लैंक सीट पे लिखते जाना है, ब्लैंक सीट पे लिखते जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी में, तो सर मॉनेटरी पॉलिसी में आपने कुछ बताया था कि कुछ सीआरआर होता है, कुछ सीआरआर में आपने बताया था कि हमारा कुछ डिमांड लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी से रिलेटेड आपने कुछ बात बताए थे, आपने कुछ बताया था टाइम लायबिलिटी भी होता है और डिमांड लायबिलिटी भी होता है, इससे रिलेटेड हमें कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं। जो जो चीज याद आ रहा है उन सबको आप वहां पे लिख दीजिए, लिख दिया। अब इस चीज को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार इस चीज को लिखने के बाद आपको दोबारा से अपने नोट्स को खोलना है और देखना है कि आपका कौन कौन सा पॉइंट मिस हुआ। जो जो पॉइंट आपका मिस हुआ उस पॉइंट को यहाँ पे फिर से लिखिए, ठीक है। और ये माइंड मैप कैसा होना चाहिए, तो माइंड मैप ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे हैं, माइंड मैप इज ऑल अबाउट समरी। माइंड मैप क्या होता है, तो एक तरीके का समरी होता है कि पूरा एक मॉनेटरी पॉलिसी का माइंड मैप एक पेज में खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद ये माइंड मैप आप मेरे पास लेके आएंगे चेक कराने के लिए कि सर इस माइंड मैप को चेक करके बताइए कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो छूट रहा है, मैं आपको वो चेक कर दूंगा। कितने सारे स्टूडेंट्स भी मुझे भेजेंगे ना, क्योंकि मेरा मेरा यही हैबिट है और मैं यही चीज कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैं यही काम कराता आ रहा हूँ, तो दैट्स माई हैबिट। तो मैं वो सारा माइंड मैप उस तरीके से जो जो मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं उन सबको चेक करके भेज दूंगा वापस। हाँ, हो सकता है टाइम लग जाए, 1 दिन का लग जाए, 2 दिन का लग जाए, 3 दिन का लग जाए, बट सारे स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। आपको माइंड मैप चेक करके मैंने भेज दिया। अब आपको क्या करना है कि आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप सिर्फ उस माइंड मैप को रिवाइज करेंगे और आप फिर टेस्ट देंगे। अब टेस्ट में सपोज करिए यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी से हर क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि फिस्कल पॉलिसी से आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि एग्जाम से पहले आपको फिर अपना नोट्स नहीं खोलना है जो आपने बनाया था, आपको सिर्फ वही करना है कि फिस्कल पॉलिसी से आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिस्कल पॉलिसी के नोट्स खोल के आपको रिवाइज करना है। तो वो जो 3000 पेज का जो ऐसे आप बनाएंगे नोट्स, वो घट के पता है कितना पेज पे आ जाएगा, लगभग 300 पेज पे आ जाएगा। और इस 300 पेज के अलावा जो 2700 पेज होगा वो तो माइंड मैप में आप
हर 10 दिन पे रिवाइज कर रहे होंगे। माइंड मैप रिवीजन करने में कितना देर लगता है? 10 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और ये 300 पेज जहाँ पे आपका वीक पॉइंट था उसको आप एग्जाम से पहले 4 से 5 बार रिवाइज कर रहे होंगे। तो आप सोचिए कि आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को तो अच्छा करके गए ही, और साथ साथ आपका जो वीक पॉइंट था उस पॉइंट को भी आप इतना अच्छे करके चले गए कि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करना पड़ा, और एग्जाम एक गो में क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया कि मुझे ये एग्जाम को क्लियर करना है तो यू कैन डू दैट, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को फर्स्ट क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ और समझाता हूँ, इसी कारण से आज ये सेशन रखा गया है। आज का ये सेशन नहीं है कि मैं आपको आके कोई टॉपिक पढ़ा दूं, क्या फायदा है आज मैं आपको आगे 10 मिनट का टॉपिक पढ़ा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लास जब भी चलना चाहिए तो क्लास कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और फिर 10 दिन बाद आके दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर 4 दिन बाद आके तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको आज ये समझाने के पीछे मकसद ये है कि आप पहले अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए। आप अपने अंदर देखिए, आपके मन में बहुत सारा चीज आता होगा ना जब आप प्रिपरेशन करने आते होंगे, क्या हम कर पाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हम कर पाएंगे? इतना टफ एग्जाम होता है, इतने सारे टफ एग्जाम को देखते हैं, टॉपर सब निकालते हैं, वो टॉपर आपके जैसे ही होते हैं। वो भी टॉपर जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जो एग्जाम टॉप कर रहे हैं, उनको भी एग्जाम से पहले नहीं पता है कि वो एग्जाम को टॉप करने जा रहे हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम इतना ही स्ट्रांग होता है ना कि वो इस चीज को सोच के रखते हैं कि नहीं मुझे तो ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है, अगर हम नहीं तो कोई और नहीं। ठीक है, तो ये जो आपके मन में इस तरीके का जो डर रहता है कि अब ये डर बताइए, ये डर आपका किसने डाला आपके मन में? कहाँ से आया ये डर? क्या आपके पेरेंट्स आपके मन में ये डर डाले? क्या आपका फ्रेंड डाला? क्या आपका सोसाइटी डाला? क्या आपके रिलेटिव्स डाले? नहीं, जो डर है ना वो आपने सेल्फ इम्पोज किया है, खुद से ही अपने मन में डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि आप निगेटिव थॉट्स को हमेशा सोचते रहते हैं, और इस डर को खत्म कौन करेगा? तो आप खुद करेंगे। एक चीज मेरी बात को ध्यान रखिएगा, देखिए अच्छी चीजों का हैबिट हमें डालना होता है, अच्छी चीजों का हैबिट हमें डालना होता है, और इस हैबिट को डालने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस करना होता है। अगर आप अच्छी चीजों का हैबिट नहीं डाल रहे हैं ना तो बुरी चीज का हैबिट ऑटोमेटिकली डल जाता है। छोटा छोटा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कहीं पे वीट का प्रोडक्शन होता है, कहीं पे राइस का प्रोडक्शन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है कि आपको यहाँ पे वो फील्ड को तैयार करना होता है, उसके बाद प्रोड्यूस होता है। इसका प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक नहीं होता है ना, वीट राइस का। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जंगली प्लांट्स होते हैं, क्या उसके लिए आप बीज खाद ऐसा कुछ डालते हैं क्या? कोई किसी तरीके का कोई फील्ड तैयार करते हैं? नहीं, वो अनवांटेड होते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजों का हैबिट नहीं डालिएगा तो ये अनवांटेड चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे अगर आप बुक्स पढ़ने का हैबिट नहीं डाले हैं तो बुक्स नहीं पढ़ने का हैबिट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो गया। अगर आप बुक्स पढ़ने का हैबिट नहीं डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बुक्स नहीं पढ़ने का हैबिट डेवलप हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक टॉपर, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का टाइम ही होता है, हर इंसान के पास 24 घंटे का टाइम होता है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि हम भी टॉपर बन सकते हैं, तो आपको इन सब चीजों पे फोकस करना होगा। सेल्फ बिलीफ सिस्टम, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टूल्स है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये जो भी चीज है ये सब तो हर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो मैं क्लास में यहाँ पे दिल्ली में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको उससे कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे क्लास में 100 बच्चे होते हैं एक बैच में, 150 बच्चे होते हैं एक बैच में, लेकिन उस बैच से सिर्फ 4-5 बच्चों का क्लियर होता है, 10 बच्चे का क्लियर होता है। रेस्ट जो 90 स्टूडेंट्स हैं उनका क्यों नहीं क्लियर होता है? क्या मैं पढ़ाते वक्त ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर लेता हूँ कि सिर्फ 10 बच्चे सुनेंगे और 90 बच्चे नहीं सुनेंगे? वो तो 100 का 100 बच्चे सुन रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी सेशन में मैं चीजों को डिस्कस करता हूँ ना तो सिर्फ ये 10 लोग फॉलो करते हैं। ये 90 रेस्ट जो 90 होते हैं ना उनको लगता है आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। और ये बहुत सही तथ्य है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। कल कभी आया है? कल आप जाएंगे तो वो आज होगा, कल कभी नहीं आता है।
तो ये जो है ना प्रोक्रेस्टिनेट करने का चीज कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे और हम करते रहेंगे, तो दैट्स, ये सब चीज अपने मन को सिर्फ तसल्ली देने वाली चीजें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज को शुरू करना है तो डेट होता है आज। आपको आज से ये सोचना होगा कि हाँ मेरे पास ये सब चीजें हैं, हमको मेरे को एक अच्छा, देखिए आपके अंदर जो डर है ना, उस डर को मैं खत्म करने का मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, कंटेंट वाइज। अगर आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपके मन में डर आएगा कि सर हम JNK में बैठ के हम कहाँ से सिविल सर्विसेज का सपना देख सकते हैं, सर एक छोटे से गांव में बैठ के हम कहाँ से सिविल सर्विसेज का सपना देख सकते हैं। एक बैरक ओबामा एक छोटे से गांव से व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो जब सपना देख सकते हैं तो आप क्यों नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम तो क्लियर करना है। तो अगर आपके मन में ये डर आता है तो सबसे पहला चीज ये होता है ना कि क्या हमें वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, क्या हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में करोल बाग में पढ़ रहे बच्चों को जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कंटेंट वाइज यू आर ओके। टेस्ट सीरीज मैं वो सब कुछ आपको, आपके पेपर में मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि जब आपका पेपर हो जाए तो वो पेपर आप मेरे पास लेके आइए, और एक भी क्वेश्चन अगर आपने बता दिया कि सर ये क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए नोट से या आपके क्लास में समझाए हुए आपके स्टेटमेंट से या कहीं टेस्ट सीरीज से मैच नहीं किया है, तो फिर मैं आपको मान जाऊंगा। अभी आपके यहाँ बहुत सारे पेपर हुआ था, एक 2-3 पेपर हुआ था जिसमें मैं क्योंकि मैं सीसेट भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने वहां पे पॉलिटी के डायरेक्ट लिए क्वेश्चंस, लक्ष्मीकांत ठीक है सर। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, लक्ष्मीकांत के साथ PM बख्शी पढ़ना होता है, लेकिन उतना उतना ही। सेट का कब स्टार्ट करें सर आप? हाँ, वो सब मैं बताऊंगा। अभी आपको ना धीरे धीरे आपका सेशन अभी चलेगा। अभी पहले आपका जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स चलेगा, जब ये जियो और इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तब आपका पॉलिटी और हिस्ट्री चलेगा। इस तरीके से आपका सेशन चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में बर्डन दे देना दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो एक एक बार में चीजों को तैयार करते चलना है। मैं वही बता रहा हूँ, आपको कंटेंट, बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, आपको जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक मैं क्लास में कराऊंगा ना, मेरा एक हैबिट है कि मैं क्लास में चीजों को खत्म कराने के बाद उस पे 10, 15, 20 क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लेता हूँ। और वो टेस्ट ऐसा रहता है कि मैं क्लास में बैठा रहूंगा और आपसे मैं पूछूंगा टाइमर के साथ, 1 मिनट का टाइम है, यू हैव टू आंसर दिस, और हर एक स्टूडेंट को आंसर करना है। किसका गलत है किसका सही है, वो एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है कि मैं टेस्ट सीरीज बना के मैंने दे दिया कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। होता है, बहुत सारा होता है, कॉपी पेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है, आप टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, लेकिन उसको बनाते रहने का फायदा क्या है अगर उस पर डिस्कशन ही ना हो तो। आप गलत कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने गलत क्यों करा, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना आपको, मुझे पता होगा ना कि आप क्यों गलत कर रहे हैं, आपको कहाँ पे समझ नहीं आया है, आप कहाँ पे गलत समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं पढ़ाने के जस्ट बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं क्लास में ही टेस्ट कराता हूँ। मेरे कोचिंग वाले भी मेरे से परेशान रहते हैं कि सर अलग से टेस्ट कराया करिए। मैं कहता हूँ सर करा लीजिए, आपके पास जो क्वेश्चन है उससे आप करा लीजिए टेस्ट, आई एम ओके विद दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मार्केट में, 10-10 हजार क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, करा लीजिए जहां से टेस्ट कराना है। बट टेस्ट मैं जो क्वेश्चंस लेके आता हूं ना, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद वो 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, अगर वो सारे 10-15 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो इट मीन्स कि आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आपको गाड़ी 180 पे चलाना है या 200 पे चलाना है या 100 पे चलाना है, दैट इज योर कॉल। ठीक है, तो क्लास के जस्ट बाद जो भी टॉपिक खत्म होगा इससे रिलेटेड मैं क्लास में ही क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। इसके अलावा जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखने का बात आता है, तो जब मैं क्लास में चीजों को कवर करा रहा हूँ, नोट्स कैसे बनाना है, प्लीज शेयर व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट CSAT। ओके ओके, वेट, suggestions for fresh aspirants how to prepare for CSE examination। ओके फाइन, देखिए चलिए, फ्रेश एस्पिरेंट्स और सबके लिए मैंने वही बोला ना कि सबके लिए कॉमन है। पहले तो मैं इस चीज पे डिस्कस कर लूँ, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, ये सब जब आप कर रहे होंगे उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लगातार माइंड मैप रिवाइज करते रहिए, लगातार माइंड मैप।
इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो आप सोचेंगे कि सर अब हमें बुक्स पढ़ना है, कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा बुक्स पढ़ना है सर? रमेश सिंह पढ़े। रमेश सिंह जो टॉपर भी होते हैं ना, वो भी रमेश सिंह का 100 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। रमेश सिंह में सिर्फ 100 पेज है पढ़ने लायक। अब आप सोचेंगे कि सर वो 100 पेज बता दीजिए पढ़ लेंगे, वो ऐसे नहीं होता है। बीच बीच का पार्ट होता है ऐसे, यहाँ पे हमें इतना पार्ट पढ़ना है, उसमें इतना पार्ट पढ़ना है। वो टीचर का काम होता है, आपका काम नहीं होता है। तो इसलिए आपको कोई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको मैं क्लास में ही प्रोवाइड करूंगा। नोट्स, इंटायर नोट्स आपको मैं क्लास में प्रोवाइड करूंगा। अब इन सब के बाद क्लास में पढ़ाते वक्त मैं क्वेश्चंस दूंगा। कैसा क्वेश्चंस? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि आपको ये जो प्रिपरेशन हो रहा है ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। मेंस में भी आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा, तो हम उस पोर्शंस के लिए कैसे कवर करें? तो क्या जीडीपी प्री में अलग होता है और मेंस में अलग होता है? ऐसा होता है क्या? क्या जीडीपी प्री में अलग और मेंस में अलग? ऐसा तो नहीं होता है, सब जगह तो सेम ही होता है। तो जब हम टॉपिक तैयार करेंगे तो हमें प्री और मेंस क्या होता है, प्री में सिर्फ वही चीज आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा, मेंस में वही चीज आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा। तो एक साथ हमें स्टार्ट करना है चीजों को। अगर जीडीपी खत्म, अगर नेशनल इनकम खत्म, तो चाहे वो मेंस का टॉपिक हो चाहे वो प्री का टॉपिक हो, प्री में आए या मेंस में आए, हमारे साथ वो टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। अब आंसर कैसे लिखते हैं? तो यही आंसर लिखने के लिए मैंने आपको वो अपना हैंड रिटन नोट्स दिखाया ना, कि मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा और मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस दे दूंगा कि आपको इस पे आंसर लिख के आना है। और देखिएगा, इट्स माई गारंटी कि आपके क्लास में 100-150 बच्चे होंगे ना, इसमें से सिर्फ 10 या 15 बच्चे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे आंसर लिख के लाएंगे, जो रेगुलर बेसिस पे कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे, जो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। और यही बच्चे लास्ट में 10 से 15 बच्चे होते हैं ना, यही टॉपर बनते हैं, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वो 10-15 बच्चे में से हैं तो बेस्ट है। सर नितिन सिंघानिया इज बेस्ट एनफ फॉर इकोनॉमी और नॉट? ये सब चीजें जो है ना, ये सब बिगिनर के मन में ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सर ये बुक अच्छा है पढ़ने के लिए? मार्केट का हर बुक अच्छा है पढ़ने के लिए। आप कोई भी बुक ले लीजिए, वो एक स्कॉलर ने लिखा है, वो हर बुक अच्छा है पढ़ने के लिए। मार्केट में तो बुक्स इतने पड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम बुक्स से पेपर को क्लियर कर सकते हैं? मैं वही चीज सिखा रहा हूँ, वही चीज समझा रहा हूँ कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। अब जीडीपी का आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो अब इसके बाद आपको और क्या रिक्वायरमेंट है? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाइए ना। आपको पीएचडी तो नहीं करना है, आपको पीएचडी होल्डर तो यहाँ नहीं बनना है। तो कौन सी बुक अच्छी है? मैं किसी भी बुक को खराब नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर बुक किसी न किसी स्कॉलर ने लिखा है और वो अपने फील्ड में 25-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद लिखते हैं। जब मैं 6 to 7 ईयर्स में ये क्लेम कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए नोट्स या टेस्ट सीरीज या स्टेटमेंट से बाहर नहीं रहेगा, तो सोचिए वो तो 25 साल के अनुभवी टीचर हैं, वो लिखते हैं उस बुक को। फिर बुक कैसे खराब हो सकता है? हर बुक अच्छा है। इसलिए मैं बुक के पीछे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ क्लास में प्रोवाइड करूंगा, इंटायर थिंग, एक एक चीज। मैंने आपको क्या बोला? आपके मन में कोई भी डाउट आए ना, फियर से रिलेटेड, कि क्या हम उन बच्चों से कॉम्पीट कर सकते हैं जो मुखर्जी नगर करोल बाग में रहते हैं, तो मैं उन्हीं को जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वही नोट्स आपको, वही कंटेंट आपको, वही क्वेश्चंस आपको, उसी तरीके का माइंड मैप आपको फॉलो करवाएंगे, उसी तरीके का रिवीजन टेस्ट आपको कराएंगे, उसी तरीके का प्रैक्टिस सेशन आपको करवाया जाएगा। तो फिर किस बात का डाउट है? आपको बुक्स परचेज करना है तो मैं 5-6 लिस्ट बता देता हूँ, परचेज कर लीजिए। सुंदरम की भी एक बहुत अच्छी बुक आती है, बट वो टीचर्स के लिए है, वो हम लोग पढ़ते हैं, आपके लिए नहीं है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों का? यस, हाथी का। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं। अब बात है कि आप इकोनॉमी पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये भी बहुत ही मजेदार चीज है। देखिए किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि सर हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी आप जीते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बहुत ही मेजर डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है ना,
ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और जो इकोनॉमिक्स है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। जैसे क्या हो रहा है, तो हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश में बाहर भेज रहे हैं, दूसरे देश से हम सामान को मंगा रहे हैं। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब। तो ये तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जो है, ये तो आपका डे टू डे लाइफ पे चल रहा है। आप जाते हैं मार्केट से सामान परचेज करते हैं और उस परचेज करके अपने घर में लाते हैं, आप जो शॉपकीपर को पैसा देते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपका इकोनॉमी है, ये तो आप जी रहे हैं। आप पढ़ते क्या है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली तो आप डेली डेली उस चीज को जी रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप इकोनॉमिक्स हर टाइम जी रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए याद नहीं रखना। सर कैसे याद रहेगा, पढ़ के देखिए, मेरे से आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ के देखिए, याद रखना। मैं ये गारंटी करता हूँ, भूल के दिखाइए, याद रखना तो दूर की बात है। मेरे पढ़ाने के बाद मैं बस स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि आप भूल के दिखाइए। आपका जो क्वेश्चन है याद कैसे रहेगा, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भूल के दिखाइए। ओके, अभी तो टॉपिक शुरू कहाँ हुआ है, अभी जो टॉपिक शुरू होगा तब मजा आएगा। सर कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लास होंगी और कब से होंगी? क्लास जो है आपका 2 फेब से स्टार्ट होगा, 2 फेब से जूम पे होगा आपका क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 फेब। सर विच पोर्शन यू विल कवर फ्रॉम द होल सिलेबस? ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि मैं कौन कौन सा पोर्शन यहाँ पे कवर कराऊंगा। अभी मुझे इकोनॉमिक्स के लिए बोला गया है तो मैं इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगा। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सीसेट, मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्लास टाइमिंग क्या रहेगा? तो क्लास टाइमिंग जो है वो आपका शाम का रहेगा, 7:30 से है, मतलब आई थिंक 7:40 से मेरी क्लास होगी, क्योंकि एक बैच मेरा 7:30 पे ओवर हो रहा है। तो 7:40 to 8:40 ये क्लास का टाइमिंग रहेगा। और फिर 9 to 10:30 ये आपका, ये अभी आपका इकोनॉमिक्स का टाइमिंग रहेगा, और ये आपका इसका जियोग्राफी का टाइमिंग रहेगा। सर प्लीज कवर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड सीसेट। अगेन ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। यस रॉकी, 2 क्लासेस इन अ डे। अभी मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने बोला गया, मैं अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इज इंग्लिश लैंग्वेज, अरे नो, हु सेड इंग्लिश लैंग्वेज? देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है का क्या मतलब है, मतलब आपको इंग्लिश आना चाहिए? छोटा मोटा, मैं, मेरा जो पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो, ठीक है, मैं जो भी होगा क्वेश्चंस को उन सबको तो इंग्लिश में ही मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं बातचीत सब हिंदी में करूंगा, समझाऊंगा मैं कंप्लीट हिंदी में, कुछ भी इंग्लिश वाला चीज नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बहुत डिफरेंस होता है। जब मेरा बैच साउथ इंडिया में होता है तो वहाँ पे फिर मैं एक लाइन हिंदी नहीं बोलता हूँ, बट नॉर्थ इंडियन वाले बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि हम लोग इसी लैंग्वेज से पले बड़े हैं, तो हमें हिंदी ही समझ आएगा, तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मीन वाइल फेसिंग इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू है? रेडमी आपका इंटरव्यू है? यस खालिद, आई डू रिमेम्बर यू। किसका इंटरव्यू है? इंटरव्यू के लिए इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। अरे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग आप इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आपको पता है 2018 में या 19 में एक स्टूडेंट ने क्लियर किया था, ना उसे हिंदी आती थी ना उसे इंग्लिश आता था, और वो ऑल इंडिया रैंक 2nd हुआ था सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में 2nd रैंक। उसे ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था, तो इंटरव्यू में जब गया तो वो अपने एक ही लैंग्वेज वो जानता था। अब सोचिए उस इंसान के लिए कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ा होगा और उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, उसको हिंदी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक उस सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज एक्सपर्ट था, जो मीडिएटर था, वो बैठाया गया था। क्वेश्चंस इंटरव्यूअर उस लैंग्वेज में पूछता था इंग्लिश में, वो उसको ट्रांसलेट करके बताता था, फिर इसके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके यहाँ तक पहुंचाता था। तो इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू देना है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अगर आपने सेलेक्ट किया है ना कि सर मुझे हिंदी में इंटरव्यू देना है,
तो फिर आप बीच बीच में इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इट्स ओके सर, नाउ अ डेज ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड, बट आज आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं। आप मतलब इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीट हिंदी में बोलिएगा या तो आप कंप्लीट इंग्लिश में बोलिएगा, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है, स्पेनिश एक लैंग्वेज है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट लर्न करना है, हमें यहाँ पे लैंग्वेज लर्न नहीं करना है, ओके। और किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर मन में कुछ भी है कि सर और क्या करना है, कैसे करना है। बिगिनर के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो बिगिनर के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप लोग बहुत ही फ्रेश और रॉ ब्रेन के होते हैं, आप लोगों के लिए चीजें अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में पहले से बहुत सारा चीज फीडअप नहीं होता है, तो पढ़ाते वक्त आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, आप चीजों को ज्यादा एंजॉय करेंगे। जिनके मन में पहले से बहुत सारा कचरा डाला गया होता है ना, तो उनके लिए दिक्कत ज्यादा होती है कि वो सोचते हैं सर यहाँ पे तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे ये कैसे आ गया। सर इज एवरीवन एक्सेसिबल टू योर क्लासेस और वी हैव टू पे फॉर योर क्लास? यस, यू हैव टू पे फॉर माई क्लास। जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट आपको बताएगा, मुझे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फी कितना होगा। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लेने होते हैं? ऑप्शनल आपका बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शनल लेंगे। अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप अपने मतलब उस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो आप पहले जीएस सब्जेक्ट्स को कवर करिए। जीएस कवर करने के बाद ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि आपको जियोग्राफी में मजा आ रहा है, कि इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है, कि हिस्ट्री में मजा आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप फिर कवर करिए। जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है, रेस्ट जो ओबीसी है उन लोगों के लिए 35 ईयर्स होता है। यस नेहा, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर फ्रेशर्स आता है तो पहले ये सोचता है पॉवाइड ले लेते हैं, पॉवाइड ले लेते हैं। आज का जो एग्जाम है ये पहले 10 साल पहले के एग्जाम के कंपैरिजन में बिल्कुल चेंज हो चुका है। पॉवाइड लेने से पहले सोच समझ के लेना चाहिए। लिटरेचर सब्जेक्ट ले सकते हैं, पॉवाइड लेने से पहले सोच। देखिए आज का जो टाइम है ना, उसमें आपको ये भी देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़े। अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स आपको मेंस में इधर भी पढ़ना है और इधर भी अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको पढ़ना है। तो आपको ये देखना है कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़े। और आप चाहते प्रोवाइड ले सकते हैं, बट अभी सजेशन ये है कि पहले जीएस सब्जेक्ट्स को कवर करिए, उसके बाद ऑप्शनल पे फोकस करिए। अभी स्टार्टिंग में कोई भी ऑप्शनल पे फोकस नहीं करना चाहिए। सर मेंस तो इंग्लिश में ही लिखना है पेपर, आपकी मर्जी, आप हिंदी में लिखना चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए। यस हर ऑप्शनल अच्छा होता है। हिस्ट्री, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, हर ऑप्शन अच्छा होता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस चीज में, आपका इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है। और ये इंटरेस्ट तब पता चलता है जब आप चीजों को 2-3 महीना पढ़ते हैं, 3-4 महीना पढ़ते हैं, तब आप उस इंटरेस्ट को जान पाते हैं। केएस इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेंस सब्जेक्टिव है। यस साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा ज्योग्राफी ऑप्शनल ही होता है। अगर कोई भी साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ट होता है। सर क्लासेस कब से होंगी? क्लास 2 फेब से स्टार्ट होगा आप लोगों का। सर कोई कंसेशन वीक स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट नो, इससे रिलेटेड आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, मैनेजमेंट से पूछ लीजिए। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 9797898208। इस नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। आप स्ट्रेटजी वाइज अगर कुछ पूछना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, अगर 9797898208। देखिए आप लोग एक तो फी स्ट्रक्चर का पूछ रहे हैं, फी तो ऐसे भी आपके यहाँ बहुत मिनिमल होता है। अगर यही चीज आप दिल्ली में आके पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए फी होता है 10 महीने के कोर्स के लिए। तो यहाँ का फी बहुत मिनिमम है। अगर रेस्ट मैनेजमेंट जानती है फी कितना है, मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड कि कितना फी है। यस हाथी का, यस
Besides all this, dedication and consistency is the key of success. Is the key to success, not key of success. Is the key to success. Yes, करंट भी आपका कवर कराया जाएगा। बिल्कुल इरफान, आप पीजी परस्यू कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लोग यहाँ पे पीएचडी परस्यू करते करते, लोग यहाँ पे एलएलबी परस्यू करते करते क्लियर कर जा रहे हैं। सर स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग पीपल के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मैं वो सब कुछ आपको फर्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे ना 2 फेब से। तो वहां पे आपको कितना चीज, कितने घंटे, कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितना भी है ना कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आता है, ये सारा टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों का कवर करूंगा। Sir, in how much time will the syllabus of economics completed? इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने आपको बताया ना, नियर अबाउट 70 to 80 क्लासेस के आसपास इसमें लगेगा और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा। वीक में 5 डेज क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। और अभी आपका इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च, मिड मार्च तक आपका 1 घंटे का क्लास होगा, उसके बाद आपका 1.5 घंटे का क्लास चलने लगेगा। यस डेफिनेटली, आप अपेयरिंग कैंडिडेट से आप डेफिनेटली क्लियर दे सकते हैं एग्जाम को। आई एम लेट, कैन यू रिपीट लिटिल बिट इम्पोर्टेंट? दानिश ओके, पहले सबका एक बार कमेंट ले लूं। सर आई विल बी कंप्लीटिंग माय बीटेक अराउंड जून। तो फ्रेशर आप आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल आपका एग्जाम जून जुलाई के आसपास ही होने वाला है। सर व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ के और ड्यूरिंग द टॉपिक, वो तो मैं क्लास में आपको बताता रहूंगा। कोई भी टॉपिक होगा, टॉपिक के नीचे आपसे मैं वहीं पे क्वेश्चंस दे दूंगा कि आपको क्वेश्चंस लिख के लाना है और फर्स्ट डे से आपको आंसर लिखना है। यू डोंट हैव टू स्किप। आंसर राइटिंग का कोई सेशन नहीं होता है कि आज हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे हैं, नहीं, जैसे जैसे टॉपिक चलता रहेगा वैसे वैसे आपको चीजों को कवर करना है। टाइम तो कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपको टाइम मैनेज करने में क्या दिक्कत है बताइए? व्हाट टू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्पेशली द पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को कवर बताऊंगा कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना होता है। और जैसे जैसे आपका टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सर केएस का पैटर्न क्या होगा? केएस का क्या पैटर्न होगा? वही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स का, फिर मेंस में आपको वही 4 पेपर, एसए पेपर और ऑप्शनल, जिसको 2 पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया जाता है, और फिर आपका इंटरव्यू स्टेज होता है। सर यूपीएससी सिलेबस और जेकेपीएससी सिलेबस सेम है? बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई 2023, प्लीज हेल्प मी हाउ आई लिंक करेंट टू स्टैटिक। हाथिका आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए, तो इस बार तो आपका पेपर होगा 28 मई को, तो आप स्टैटिक को करंट से कैसे लिंक करें? ओके ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिर। सर मेरी एज सर 27 है। सर एज ज़्यादा तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं, अभी तो आपके पास एज ज़्यादा कैसे हो गई? मैक्सिमम 32 ईयर्स है, अभी तो आप 27 के हैं। 1 साल के अंदर पढ़ के क्लियर कर लीजिए, 28 साल की उम्र में आप उस पोस्ट पे पहुंच जाइएगा, तो एज कहाँ ज़्यादा हो गई? सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब होगी केएस एग्जाम की? बहुत जल्द आने वाली है, लगभग 300 के आसपास सीट इस बार आ रहा है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर कैन लास्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट्स अप्लाई? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट करते हैं। विच न्यूज़पेपर इज बेस्ट? ऐसे न्यूज़पेपर बेस्ट बोलिएगा तो हिंदू पेपर आपको पढ़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा एडिटोरियल, मतलब अगर कोई बायस्ड एडिटोरियल है तो वैसा एडिटोरियल को आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि वैसा अगर आंसर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। बायस्ड आंसर कभी नहीं लिखते हैं। योर एज इज 31, कोई दिक्कत नहीं है, 32 ईयर्स तक है एज क्राइटेरिया। सर सी सेट कब होगा? सी सेट होगा इसके बाद आपका पॉलिटी, फिर सी सेट, या फिर पहले सी सेट फिर पॉलिटी, ऐसे हो जाएगा। सी सेट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का ऐसा ऐसा ट्रिक, रीजनिंग का ऐसा ऐसा ट्रिक मैं कवर कराऊंगा कि वो सब 2 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में करके आएंगे। ठीक है, अगर किसी को सी सेट से डर लग रहा है तो डोंट वरी। सर इज इट पॉसिबल फॉर एवरेज स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड देन क्रैक वाइल डूइंग जॉब?
जॉब करने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा चांस होता है एग्जाम क्रैक करना। और चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को मानते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेरे नज़र में हर स्टूडेंट जीनियस होता है, बट आपको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। आपको किसने बता दिया कि आप एवरेज स्टूडेंट है? क्योंकि आज तक आपका मार्क्स नहीं आया स्कूल में, या आप अच्छे मार्क्स से पास नहीं किए, या आपको अच्छा जॉब नहीं मिला। कभी आपने ये पूछा कि क्या हमने सही में रियली उतना एफर्ट्स दिया जितना हमें देना चाहिए था? तो मेडियोकर लाइफ आप जी रहे हैं और आप अपने आप को एवरेज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं एवरेज? अपने आप को कभी भी डिमीन नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। डेडिकेशन नहीं होगा तो मैं फिर आपको एवरेज क्या, फिर पुअर स्टूडेंट्स बोल दूंगा। बट डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबका मैं कमेंट ले रहा हूँ। जेके पीएससी एंड यूपीएससी की साथ में स्टडी करें? अरे दोनों सिलेबस ही सेम है, तो साथ में स्टडी का क्या मतलब है? सर सीसेट कब होगा? अभी तो मैंने बता दिया। सर इज देयर शुड बी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी एंड केएस? बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं होता है, वो सब मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा। सर ग्रेजुएट एलिजिबल फॉर केएस? आप सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप केएस के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव नो नॉलेज, आई डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू बिगिन? फर्स्ट क्लास से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फर्स्ट क्लास से जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा उस चीज को पहले दिन से फॉलो करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर फी स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। देखिए ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं फी स्ट्रक्चर देखने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर जिसने ग्रेजुएशन कंप्यूटर में की हो उसके लिए क्या ठीक है? ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर में कर रखा है तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट तो आपको वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको देखना होगा कि अगर आपका साइंस अच्छा है आप जियोग्राफी ऑप्शनल सेलेक्ट करिए और लाइक दिस। सर अंडर ग्रेजुएट केएस एग्जाम दे सकते हैं? अंडर ग्रेजुएट नहीं दे सकते हैं, अपेयरिंग में दे सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे इस बार आपका जो नोटिफिकेशन आया और अभी आपका पेपर एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है, तब आप दे सकते हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट दे सकते हैं, जैसे आप फाइनल ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं। ओके, अब आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप नहीं दे सकते हैं। नर्सिंग वाले दे सकते हैं कि आप कहीं से भी ग्रेजुएट हो आप दे सकते हैं, कैसा भी फील्ड हो ग्रेजुएशन का, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2023 का एग्जाम देना है, सीसेट हो जाए तो बढ़िया होगा। कमल शर्मा एक बार आप मैनेजमेंट में बात कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने आपको नंबर दिया है यहाँ पे, आप बात कर लीजिए, ठीक है? No doubt my age is 31 but I also take class for gaining knowledge and crack other exam. Yes Redmi, that's the spirit. I have dropped last time due to CSAT. Presently I am working and want to do it. अच्छा लास्ट टाइम आपका सीसेट के कारण रुक गया था? यस, आज के टाइम पे सीसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट था जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट था, उस बच्चे का रुक गया था और सोचिए आईआईटी बॉम्बे से पास आउट उसका मैथ कैसा रहा होगा। तो आजकल सिविल सर्विसेज को सारे स्टेट पीसेस फॉलो करते हैं, तो उन लोगों ने मैथ्स का लेवल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल बहुत बढ़ा दिया है। तो सीसेट का पेपर आज के टाइम पे बहुत अच्छा लेवल का पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सर आंसर राइटिंग का क्या शेड्यूल रहे? आंसर राइटिंग सेशन अलग होने चाहिए सर, ज़्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे होने चाहिए प्लीज। जीशान भट्ट, क्लास में जब कोई भी टॉपिक चलेगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि आंसर राइटिंग चेक करने का, तो वैसा सेशन कभी कभी लग जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जब मैंने आपको बोला कि मैं क्लास में सब कुछ आपको कवर कराऊंगा, तो फिर अलग क्या? सर वुड यू लाइक टू शेयर योर कॉन्टैक्ट? ओके, सिंपल इज गो थ्रू सिलेबस फर्स्ट। वही ना हमारा लास्ट ईयर इस साल बीएससी में दे सकता हूँ क्या सर? हाँ दे सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए? देखिए मैं कांटेक्ट नंबर एक ही रखता हूँ, मेरे पास 10 नंबर नहीं है कि मैं फैमिली के अलग सबके लिए अलग रखता हूँ। एक ही नंबर है, मैं नंबर लिख देता हूँ, बट डोंट कॉल मी अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी। और बिना मेरे से टाइम लिए हुए कभी कॉल नहीं करिए, अगर मुझे करना है तो व्हाट्सएप करिए, कॉल करिएगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगा कॉल का, ठीक है? इसलिए व्हाट्सएप करिए और मेरे से टाइम ले लीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। 7827079882, दिस इज माई कॉलिंग नंबर ऑल्सो, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, मेरे पास एक ही नंबर है, ठीक है?
बट व्हाट्सएप करिए, ठीक है। अगर कोई जरूरत है कि सर समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद ही आपको बता दूंगा, इतने बजे कॉल कर लीजिए, आपका मैं क्वेरी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि क्लास ले रहा हूँ, आप बीच में आप कॉल कर देंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सर रिपीट नंबर रिपीट कीजिए सर। 7827079882। मेरा मैथ्स वीक है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं जुनैद, परेशान नहीं हुई, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैथ्स में इतना आता है ना, 2+2 4 होता है, एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवीजन आता है, बस इतने ही से मतलब है। उसके बाद डेडिकेशन चाहिए मुझे, उसके बाद डेडिकेशन चाहिए मुझे, ठीक है। सर केएस का एग्जाम साल में कितनी बार होता है? एक बार ही होता है केएस का एग्जाम। सर आई एम फॉर वेटनरी साइंसेज बैकग्राउंड एंड डोंट वांट ऑप्शन। तो अगर आप उससे वेटनरी साइंस है और उसमें आप ऑप्शनल नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए फिर जीएस सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल बेहतर होगा। अगर वेटनरी साइंस है तो आपके लिए ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स अगर आपको पसंद आता है, या हिस्ट्री, ऐसा ऑप्शनल आप ले सकते हैं, ठीक है। सर एक बार सभी स्लाइड्स को रिपीट कर दें प्लीज। ओके दानिश। सर इलेबोरेट व्हाट यू मीन सीसेट, आई एम नॉट गेटिंग। सीसेट आपको पता ही नहीं है रेडमी, सीसेट क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 2 पेपर होता है ना, एक पेपर आपका जीएस पेपर होता है और दूसरा पेपर आपका सीसेट पेपर होता है। जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका इंग्लिश और मैथ्स आता है, इंग्लिश और मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये वाले पेपर का बात हो रहा है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, लेकिन क्वालिफाई करना भी मुश्किल होता है। सर मेन सिलेबस को डिस्कस कब करेंगे? क्लास जब शुरू होगा तब सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सर मेन सिलेबस को डिस्कस कब करेंगे? सर केएस में कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? केएस में कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? जितनी मर्जी उतने कर सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी ना है। सर ग्रुप व्हाट्सएप बनाइए। ओके ग्रुप व्हाट्सएप बन जाएगा जिस दिन आपका क्लास शुरू होगा ना, जब आप बैच में इनरोल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका ग्रुप व्हाट्सएप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिस स्टूडेंट्स को जो बहुत सारे सीसेट के यहाँ पे क्वेरी आ रहा है, तो जब तक आपके यहाँ कुछ शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। डेली नहीं, पहले मैं डेली आ रहा था, अभी मेरे पास टाइम के थोड़ा सा स्कार्सिटी हो गया है, तो मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इस 3 दिन यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ठीक है। मेरा टाइमिंग है 3:45 टू 4 बजे के आसपास मेरा क्लास स्टार्ट होता है, आधा घंटे तक मेरा क्लास चलता है। इसमें आपको पता हो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। इस बुक के इंटायर क्वेश्चन को स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टिल द लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी इसमें टोटल 100 वीडियोज मेरा जा चुका है, लाइव सेशन में 100 वीडियोज मेरे अभी तक जा चुके हैं, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3:45 पे ये सेशन स्टार्ट होता है, और हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का मेरा दावा है। किसी भी क्वेश्चन को, मैथ के किसी भी क्वेश्चन को, और ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है कि आप भी उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यस बोलिए। यूट्यूब चैनल नेम सर। चैनल नेम आप बड़ा क्लास अनुरोध डालेंगे, आ जाएगा, बड़ा क्लास अनुरोध, ANURODH, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ये नंबर मैंने आपको दिया है ना, 9797898208, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कॉल करके, और रजिस्ट्रेशन 100 स्टूडेंट से ज़्यादा का शायद इस बैच में इनरोल नहीं किया जाएगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप जितना जल्दी हो सके कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। फ़ी आपका बहुत ही नॉमिनल सा ही फ़ी होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होगा। सर टेलीग्राम का कोई ग्रुप? सर चैनल नेम मैंने बता दिया, बड़ा क्लास। मेरा 2 चैनल है, एक अनुरोध अंकित है जिसपे मैं अपना चैनल पे नहीं डालता हूँ, दूसरा मेरा एक चैनल है बड़ा क्लास, इसी पे मैं डालता हूँ, ठीक है। आप वहां से अगर कर सकते हैं डेली, अगर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका बहुत सारा मैथ्स वाला चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरा ही है। विल समबडी शेयर सर्च कॉन्टेक्ट अगेन, केस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा। यस बिल्कुल कमल शर्मा, पीडीएफ मिलेगी। बिना पीडीएफ का कैसे पढ़ाऊंगे? जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो पीडीएफ मैं अगर आपको नहीं दूंगा तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? हाँ तो पीडीएफ तो देंगे ना। केएस का कंप्लीट सिलेबस कब कंप्लीट होगा? केएस का सिलेबस कब कंप्लीट होगा? आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट प्रोबेबली आपका एग्जाम जो होगा वो
जुलाई अगस्त में हो सकता है, ठीक है। तो नियर अबाउट 6 मंथ्स का टाइम तो चाहिए होता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, है ना। अब आपका एग्जाम हो सके मान लीजिए कि और थोड़ा सा पहले आ जाए, तो फिर हम लोग क्लास के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। अगर आपका एग्जाम जून जुलाई में हुआ तो उस समय एग्जाम से जस्ट मतलब अभी आपका 2 कंपोनेंट स्टार्ट करने के पीछे भी लॉजिक यही है कि अगर एक दिन में मैंने 3-4 कंपोनेंट स्टार्ट कर दिया ना, तो आप लोग कॉप अप नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कवर कराना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कि ऐसा होगा कि आपका एग्जाम होगा और मैं आपको बोलूंगा कि नहीं 70% सिलेबस खत्म हुआ, इसी बेस पे आप एग्जाम क्लियर करके आइए, ऐसा आज तक कहीं हुआ है? नहीं होगा ना। तो फिर उसके लिए क्यों परेशान है? ऑप्शन ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं, कॉग्निटिव एकेडमी में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलता है। ऑफलाइन ऑफलाइन आपको मेरे से पढ़ना है तो दिल्ली आप आ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 7827079882। दानिश, यस दानिश का है कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया है। दानिश आपको ना इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में क्लास जब ओवर हो जाएगा ना तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके दानिश, तो आप वहां से सब कुछ समझ सकते हैं। ओके यस, और कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो, ओके फाइन। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही फ्रेंडली टीचर हूं। अगर आप मेरे साथ चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा एक रिलेशन बना के आप मुझे पढ़ाइए कि बहुत अच्छे से मेरा एग्जाम क्लियर कराइए, तो मैं बहुत ही डेडिकेटेड टीचर भी हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को तब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आप लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, डेडिकेशन आपके अंदर नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने फी दिया है कि नहीं दिया है, वो फी आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके मन में है, एक स्टूडेंट के अंदर अगर ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। अगर ये है तो मैं आपसे कोई भी एग्जाम क्लियर करा दूंगा। तो जिस दिन क्लास 1 फर्स्ट डे जिस दिन आइएगा ना, उस दिन ये 2 चीज लेके आइएगा क्लास में। अब डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि सर मैं आपके सामने डिसिप्लिन शो करने का मतलब है कि मैं आपसे डाउट ही नहीं पूछूंगा। आप मेरे से एक बार में ना 10 डाउट पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउट तब होना चाहिए जब टॉपिक ओवर हो जाए। अब टॉपिक के बीच में ही मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बीच में कूद जाइएगा कि सर केएस का सिलेबस डिस्कस करिए, सर इस बार कितना वैकेंसी आएगा। तो ये सब क्या शो करता है कि यू आर नॉट सीरियस। क्योंकि कमेंट देख के भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है और कौन सीरियस नहीं है। कोई टॉपिक चल रहा होता है, अब उसमें बीच में लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कमेंट को मुझे इग्नोर करना पड़ता है, उस कमेंट को इग्नोर करना पड़ता है। उस समय ये नहीं सोचिए कि सर क्यों कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज से कोई लिंक नहीं है। अगर एक स्टूडेंट के लिए मैं उस चीज को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो सोचिए जो बाकी जो 99 स्टूडेंट्स जो इस बैच में होंगे वो सफर करेंगे ना उस चीज से। तो इसीलिए आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आइए। चीजें नहीं समझ में आएगी तो मेरे पास आइएगा कि सर समझ नहीं आया। ऐसा कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं होगा जहां पे मैं पढ़ाऊंगा और वो समझ ना आए। क्लास में मैं चीजों को याद करा दूंगा, रटवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले क्लास जैसे अगर 7:40 पे मैं स्टार्ट करूंगा तो आई विल गिव यू टाइम ऑफ 5 मिनट्स। पिछले क्लास का कोई भी डाउट है फटाफट पूछ लीजिए। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो डाउट है आप यहाँ पे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ बिल्कुल। बासिर बोल रहे हैं कि सर ड्यूरिंग लेक्चर नोबडी शुड मेक मैसेज एज इट डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन एंड मैसेज पॉप अप ऑन स्क्रीन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बासिर। एक बार कोई भी टॉपिक हो जाए ना तो मैं खुद ही बोलूंगा कि अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जिसको जिसको जो जो डाउट है वो सारा डाउट क्लियर करे। और ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास में भी अवेलेबल होंगे। फुल कोर्स पेमेंट सर जी, फुल कोर्स पेमेंट सर जी मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है पेमेंट से रिलेटेड पार्ट। ओके ये तो मैनेजमेंट से आप पूछ लीजिए ना। प्राइवेट स्कूल टीचर के पास टाइम की कमी होती है? आप टीचर हैं, आप तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ाते हैं। किस क्लास में पढ़ाते होंगे? 6-7 सेट्स के बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो ये सब तो आपका सिलेबस का पार्ट हो गया।
जो 9th-10th में पढ़ाते हैं तब तो और भी अच्छी चीज है। आप एक बात बताइए, यस अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो लास्ट स्टेज कैसे क्लियर करेगा? फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे भी नहीं होगा, बट मान लिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर कर लीजिए, डिसिप्लिन के बिना क्या इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? इंटरव्यूअर आपका जितना एज नहीं है ना, उसके डबल एज से वो लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। आप क्या सोच रहे हैं वो पहले आपको देख के समझ जाएगा। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, कश्मीरी लिटरेचर एज एन ऑप्शनल पेपर फॉर यूपीएससी एग्जाम, लिटरेचर में देख लीजिए, आपको कश्मीरी लिटरेचर, हाँ शायद लिटरेचर में आप ले सकते हैं, देख लीजिएगा अगर उसमें कश्मीरी अलाउड होगा तो आप ले सकते हैं। अभी तक मैंने किसी स्टूडेंट्स को नहीं सुना है कश्मीरी लिटरेचर लेते हुए, बट लिटरेचर का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर उसमें कश्मीरी लिटरेचर अलाउड है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर सब्जेक्ट भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सर प्री के बाद ऑप्शनल तैयार हो जाएगा? बिल्कुल तैयार हो जाएगा, प्री के बाद ऑप्शनल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ऑप्शनल तैयार प्री के बाद ही होता है। प्री के पहले आप अपना प्री अच्छे से कवर कर लीजिए और मेंस का जितना भी जीएस पोर्शन है वो सब कवर कर लीजिए, तो सिर्फ बचेगा सिर्फ ऑप्शनल ही तो तैयार करना होगा। बिल्कुल हो जाता है। ओके, आई होप कि मैंने आप लोगों को एक अच्छा स्ट्रैटेजी सेशन दिया और आप लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो कैन आई जस्ट एंड दिस सेशन? हाँ बिल्कुल, कंप्लीट कोर्स एंड मटेरियल भी मिलेगा आपको, इंटायर आपको सब कुछ मिलेगा, परेशान मत होइए। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने आपको यही बोला ना, जो चीज आपको यहाँ पे मुखर्जी नगर के बच्चों को दिया जाता है ना, मैं वो सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके। Atika is saying thank you sir, it was a great and interactive session I have ever joined. Okay, thank you Atika. डेमो क्लास कितने होंगे? डेमो क्लास आपके एक होंगे, 2 Feb वाला, फिर आपको डेमो नहीं होगा। डेमो क्लास सिर्फ एक होंगे, ठीक है। चलिए, ओके। कल क्लास है या नहीं? नहीं, अब आपकी क्लास 2 Feb को होगी। एक आपका क्लास पूछ लीजिए आप, मैनेजमेंट आपको बता देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस डे, सो एंजॉय। और जिनको मैथ्स का थोड़ा भी डाउट है कि सर मैथ्स थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपको मैंने बता दिया, बड़ा क्लास अनुरोध, उस पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आधे घंटे का सेशन आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सोएब, थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you. Yes, Eunice sir, you are here in the class?